सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम छत्रवाद व भाषावाद को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे भाषावाद। भाषावाद क्या है, इसका अर्थ पढ़ेंगे। भाषा के संबंध में जो हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। भाषावाद के क्या कारण हैं उन पर हम एक नज़र डालेंगे और अंत में देखेंगे इस भाषावाद के समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इससे पहले हम अपने मुख्य लेसन की ओर चले, हम चलते हैं पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्षेत्रवाद था, क्षेत्रवाद पर आधारित था वीडियो, उस पर हम चलते हैं। तो हमारा पिछला वीडियो था क्षेत्रवाद और भाषावाद भाग 1, उसमें हमने क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ा था। तो हम इसमें देखेंगे कि क्षेत्रवाद, पहला प्रश्न बन रहा है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद की परिभाषा देनी है। भूमिपुत्र की अवधारणा क्या है, इसकी आपको परिभाषा देनी है। भारत सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 2 क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रमों के नाम लिखने आपको, यानी ये क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान करने के उपाय थे। भारत में क्षेत्रवाद को व्यक्त करने के 4 तरीके लिखे, यानी लोग हैं या क्षेत्र विशेष के लोग हैं अपने क्षेत्रवाद की मांग जो दिखाते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, वो आपको तरीके बताने हैं। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखे। क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण। क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों की समीक्षा कीजिए। यहाँ थोड़ा इसमें डिटेल में देना है आपको, पॉइंट के साथ में थोड़ा लिखनी भी है। और भारत में क्षेत्रवाद को रोकने हेतु 4 उपाय बताइए। उपाय डालो और उसमें थोड़ा सा इसका डिटेल 2-2 लाइन उसमें डिटेल डाली जाए। तो ये यहाँ पर क्षेत्रवाद और भाषावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं आज का जो वीडियो है उसकी तरफ, भाषावाद। तो आज का वीडियो है भाषावाद। भाषावाद क्या है उसका अर्थ समझे। जैसे हमने जातिवाद का अर्थ पढ़ा कि जाति में लोग हैं अपनी जाति विशेष के लोगों को है महत्व देते हैं, अन्य की उपेक्षा करते हैं, वैसे हमने पढ़ा था क्षेत्रवाद की क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं, अन्य क्षेत्रों की अपने क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, अन्य क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं, वो क्षेत्रवाद है। तो इसी प्रकार भाषावाद होगा कि लोग अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं और अन्य भाषा जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय भाषा है उसको बाधक समझते हैं, उसको उपेक्षित करते हैं। जैसे हम बात करें दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर राज्यों में, तो वो लोग हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा ही वर्चस्व दे रहे हैं और उसके लिए हिंदी को है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण है इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, भाषावाद कहेंगे। तो भाषावाद का अर्थ हम देखें, भाषा के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर क्षेत्रीय भाषाई लोगों द्वारा हिंदी का विरोध करना। जैसे पंजाबी है या गुजराती, मराठी है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ये जो लोग हैं, ये भाषाई लोग हैं, अगर वो हिंदी का विरोध करते हैं और हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषा यानी अपने क्षेत्र विशेष की भाषा को, जैसे मराठी लोग हैं वो हिंदी को मराठी के विकास में बाधक समझे, तमिल लोग, तेलुगु लोग हैं वो हिंदी को अपनी तमिल क्षेत्र की जो लैंग्वेज है उसके लिए बाधक समझे, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाषावाद कहेंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, उस हिंदी का विरोध करेंगे, अपनी भाषा को तवज्जो देंगे। तो यही तो भाषावाद है। तो भाषा के आधार पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा हिंदी का विरोध करना और हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक समझना ही भाषावाद है। अब हम देखते हैं भाषावाद के संबंध में हमारे जो संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो संवैधानिक प्रावधान में देखें तो बहुत सारे प्रावधान के कुछ बातें हैं वो हम देखते हैं। अनुच्छेद 343 भाषा का जो उल्लेख किया गया है राजभाषा का, वो अनुच्छेद 343 में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी क्या है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजभाषा है हिंदी, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा तब होती है जब पूरे देश के लोग हैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते, संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी का वर्चस्व स्थापित होता, तब वो राष्ट्रभाषा होती है। यानी जब जन जन की भाषा बन जाए तब वो राष्ट्र बनता है, परंतु हिंदी जन जन की भाषा अभी तक नहीं बन पाई, इसलिए ये राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये है हिंदी का दुर्भाग्य है, हम कह सकते हैं ये हिंदी का क्या है, दुर्भाग्य है कि 70 साल आज़ादी होने के बावजूद भी है वो देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। तो हम वापस मूल अपने जो एदन बिंदी की ओर लौटते हैं कि अनुच्छेद 343 में है उल्लेख किया कि भारत संघ की राजभाषा वो हिंदी होगी। और हिंदी को कब स्वीकार किया गया,
संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसी दिन हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अभी गया था पिछले दिनों में, तो हमने हिंदी दिवस को मनाया। अनुच्छेद 344 में लिखा है कि राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेगा। तो भाषा आयोग के गठन की बात है अनुच्छेद 344 में। और उसमें क्या लिखा है, उस जो भाषा आयोग गठन करता है राष्ट्रपति, उसके उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो देखता है भाषा आयोग के द्वारा कि हिंदी का अधिक प्रयोग कैसे हो, इसके लिए सुझाव देना। क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देना है कि क्षेत्रीय भाषाएं कमजोर पड़ रही हैं या उसकी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, उन्नति के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, तो उनकी स्थिति पर सुझाव दिया जाता है। देश की औद्योगिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्तियों की उचित मांगों पर विचार करना, कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर औद्योगिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवा में लोगों की जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उनका निस्तारण करना, उन पर विचार करना, ये भाषा आयोग के कार्य उद्देश्य होंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 345 में ये लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल को ये अधिकार है, यानी राज्य जो विधानसभा है, कहीं विधानमंडल है क्योंकि विधान परिषद भी होती है, तो राज्य विधानमंडल को ये अधिकार है कि उस राज्य में राज्य के प्रयोजन हेतु हिंदी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकेगा। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, तो राज्य को भी ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 345 के तहत कि वो अपने राज्य की राजभाषा है वो किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकता है, हिंदी को भी स्वीकार कर सकता है। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान है इस अनुच्छेद के तहत है हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया। पंजाब है, उसने इस अनुच्छेद के तहत हिंदी को स्वीकार नहीं करके किसको कर लिया, अपनी क्षेत्रीय भाषा को, राज्य की कार्यकारी भाषा है उसमें स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र में मराठी को है, गुजरात में गुजराती को, ऐसे तमिल, कन्नड़, ये जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं या पूर्वोत्तर के भारत के राज्य हैं, या बात करें जम्मू कश्मीर है, तो उन लोगों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा का है और राज्य की कार्यकारी भाषा राजभाषा के रूप में उनको मान्यता दे रखी है। तो वो अनुच्छेद 345 के तहत है। तो वहाँ के जितने भी राज्य के कार्य होते हैं वो उन्हीं भाषा में किए जाते हैं। तो ये और ये जो भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी, जो कार्यकारी भाषा बन रही है, उसका अनुल्लेख है अनुसूची 8 में होना चाहिए। अनुसूची 8 में, अगर अनुसूची 8 में उल्लेख नहीं है तो उसको वो राज्य क्षेत्रीय भाषा के रूप में वहाँ पर राज्य के प्रयोजन में काम में नहीं ले सकता। अब वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, तो 22 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी भी भाषा को है वो क्षेत्र है एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान की, क्या राजस्थान अपनी मातृभाषा राजस्थानी को है राज्य भाषा घोषित बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि अनुसूची 8 में जो राजस्थानी का उल्लेख नहीं है, राजस्थानी है वो मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। अनुसूची 8 में जो भाषाएं हो वो मान्यता प्राप्त है संविधान के द्वारा। आगे देखते हैं, 2 या अधिक राज्य भी परस्पर सहमति से राजभाषा हिंदी को पत्र व्यवहार की भाषा बना सकते हैं। कि अगर 2 राज्य आपस में आप पत्र व्यवहार की कोई भाषा को निर्धारण कर सकते हैं तो वो किसी हिंदी को है पत्र व्यवहार की अपनी भाषा बना सकते हैं। अनुच्छेद 29 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 29 में लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार यह प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है उन लोगों को अपनी भाषा कि वो अपनी बोली भाषा है उसको बनाए रख सकते हैं, लिपि लेखन की शैली उसको बनाए रख सकते हैं, उसकी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। अनुच्छेद 343 में ये प्रावधान था कि राजभाषा हिंदी होगी। उसमें एक पैरा और डाल दिया अनुच्छेद 302, उसमें ये प्रावधान किया गया है संविधान के लागू होने तक 15 वर्ष तक शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। क्योंकि 1947 में अंग्रेज गए थे तो उनकी कार्यकारी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। और संविधान सभा ने 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। तो अब अंग्रेजी का रिप्लेसमेंट तत्काल तो संभव था नहीं, इसलिए संविधान में ये प्रावधान किया गया 15 वर्ष तक है अंग्रेजी कार्यकारी भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता रहेगा। 15 वर्ष बाद में जब हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, हिंदी सभी के लिए एक्सेप्ट योग्य हो जाएगी, तब हिंदी को है पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। आगे राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा ये प्रावधान किया गया
कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी कार्यों के प्रयोजन में प्रयुक्त होती रहेगी। जैसे 15 साल समाप्त होने को आए तो उससे पहले सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी है, वो अब सभी कार्यों में प्रयुक्त होती रहेगी अनिश्चित काल के लिए। अब पहले तो 15 साल की बाइंडिंग थी, अब अंग्रेजी है अनिश्चित काल के लिए प्रयुक्त होती रहेगी। ये राजभाषा अधिनियम 1963 में ये प्रावधान किया गया। फिर राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 लाया गया और इसमें ये प्रावधान किया गया। यहाँ पर अंग्रेजी का महत्व है। इन दोनों जो अधिनियम है उनके द्वारा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हुआ है। तो इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जब तक सभी राज्य विधानमंडल और संसद के दोनों सदन, सभी राज्य विधानमंडल और संसद के दोनों सदन है अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने का संकल्प नहीं करते हैं, तब तक अंग्रेजी संघ की से राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रहेगी। यानी जितने भी राज्यमंडल है, वर्तमान में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, 3-4 केंद्र शासित प्रदेशों में है विधानसभा मंडली है। जैसे जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर विधानसभाएं होगी। सॉरी, जम्मू कश्मीर में होगी, लद्दाख में नहीं होगी। तो विधानसभाएं लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है। फिर हम देखते हैं विधानसभा दिल्ली में है और विधानसभा पांडिचेरी में। तो 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, विधानमंडल है वो, प्लस संसद के दोनों सदन, ये इस बात का संकल्प पारित करे कि हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, तब है हिंदी का प्रयोग समाप्त होगा, अन्यथा हिंदी का प्रयोग चलता ही रहेगा। अगर इन 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और दोनों लोकसभा या राज्यसभा सदनों द्वारा, टोटल ये 33 सदन हो गए, उनके द्वारा किसी एक ने भी ये संकल्प पारित कर दिया कि नहीं हिंदी का प्रयोग होता रहना चाहिए, तो हिंदी का प्रयोग होता रहेगा। तो ये राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा अंग्रेजी को वर्चस्व स्थापित यहाँ पर किया गया। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया गया। ये संवैधानिक प्रावधान थे। आपको शॉर्ट में पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना है। आपको शॉर्ट में पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाने वाली जो बात होगी मैं उसको आगे बता दूंगा। अब है त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, ये आपको पढ़ना है जरूर। त्रिभाषा फॉर्मूला है कि 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, हिंदी, अंग्रेजी और एक प्रादेशिक भाषा। और वो प्रादेशिक भाषा कौन सी होनी चाहिए, जो संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित हो, मान्यता प्राप्त भाषा हो। तो प्रश्न की आता है त्रिभाषी फॉर्मूला से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये लिखना है कि प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी और तृतीय भाषा में वो अपने क्षेत्र की भाषा होगी। जैसे राजस्थान की बात करें तो हम देखते हैं कक्षा 6 से 10 तक है, हमसे एक तृतीय भाषा का ऑप्शन पूछा जाता है कि तृतीय भाषा कौन सी होगी। राजस्थान में ऑप्शन है कि आप तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ सकते हैं, गुजराती पढ़ सकते हैं, मराठी पढ़ सकते हैं, पंजाबी पढ़ सकते हैं, सिंधी पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं। तो ये 5 भाषाओं का तृतीय भाषा में प्रावधान किया गया है। अब हम आगे मान लो कि मराठी की बात है महाराष्ट्र में, तो वो भाषा त्रिभाषी कैसे होगा कि वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाएगी, महाराष्ट्र में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और प्रादेशिक भाषा में मराठी पढ़ाई जाएगी। गुजरात में हिंदी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और तृतीय भाषा के रूप में गुजराती। पंजाब में हिंदी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी। ये त्रिभाषा फॉर्मूला है। तो कई बार प्रश्न ही आ जाए, चलो वो तो नहीं आएगा, छोड़ते हैं। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो वर्तमान में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी है वो राजभाषा के रूप में प्रयुक्त है। 9 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, और 3 राज्यों में अंग्रेजी राजभाषा के रूप में चल रही है, अंग्रेजी राजभाषा के रूप में। और 17 जो राज्य हैं, अब 17 से एक कम हो गया, यहाँ 16 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 16 राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं राजभाषा के रूप में प्रयुक्त है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। ये शॉर्ट बिंदु है, आपको केवल याद रखना है, याद रखने वाला केवल ही है लास्ट वाला, बाकी आपके सामान्य जानकारी के लिए। अब हम पढ़ते हैं भाषावाद के कारण। ये आपके जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि भाषावाद के क्या कारण, किन कारणों के आधार पर भाषावाद पनपता है। तो जो जातिवाद के कारण थे, जो क्षेत्रवाद के कारण थे, सेम वैसे हैं। या आप कहोगे सर ना, आपने तो क्षेत्रवाद के जातिवाद के कारण बताए नहीं, तो क्षेत्रवाद में बताए, वही सेम यहाँ भाषावाद में आने वाले हैं। तो कारण क्या है, हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक समझना।
भाषावाद यानी जो क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, या ये दक्षिण भारत के लोग हैं, कन्नड़ है, कर्नाटक है, हैदराबाद है, ये तमिलनाडु है, केरल है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, हिंदी को अपने क्षेत्र की भाषा के विकास में बाधक समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हुआ, हिंदी को महत्व मिल गया, तो उनकी भाषा का है वर्चस्व वो समाप्त हो जाएगा। विभिन्न भाषाओं में आपसी वैमनस्य यानी एक दूसरे जो भाषा हैं वो एक दूसरे से प्रति वैमनस्य भाव रखती है, एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखती है कि ये कहीं आगे नहीं बढ़ जाए। जैसे हमें विद्यार्थियों में आपस में वैमनस्य होता है कि कौन आगे बढ़ेगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है, तो ये प्रतिस्पर्धात्मक भावना है इसमें रहती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी साम्राज्यवाद की भावना का पनपना, कि हिंदी भाषी क्षेत्र लोग सोचते हैं कि कहीं अगर हिंदी का अधिकाधिक उपयोग किया ना तो हिंदी का पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, उसका साम्राज्यवाद स्थापित हो जाएगा। और फिर है जो हिंदी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं उनका वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो हिंदी का विरोध करते हैं। अब आता है अंतिम जो बिंदु है, आपको काफ़ी विशेष रूप से इसको ध्यान देना है, वो है भाषावाद के समाधान के उपाय। तो भाषावाद का समाधान कैसे किया जाएगा? हिंदी भाषी राज्यों को समझाना और उन्हें प्रेरित करना कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है उन राज्यों को ये समझाना, उन्हें प्रेरित करना कि हिंदी उनकी क्षेत्रीय भाषा के लिए चुनौती नहीं है बल्कि सहायक है। यानी वो हिंदी को क्या करना समझते हैं, अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक समझते हैं, तो उन्हें समझाना और उनको प्रेरित करना कि भाई हिंदी है वो उनकी क्षेत्रीय भाषा को है कहीं भी चुनौती नहीं दे रही है, कहीं भी उनके विकास में बाधक नहीं हो रही, बल्कि वो तो उनकी सहायक भाषा के रूप में कार्य करेगी, उसके विकास में और बढ़ावा देगी। तो ये बात उन्हें समझाई जाए। सभी राज्यों को विश्वास में लेकर एक सुनियोजित तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। तो हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, परंतु वो भी कैसा होना चाहिए? सुनियोजित तरीके से, और इसमें सभी राज्यों की भागीदारी यानी सहमति होनी जरूरी है। अगर हमने तमिलनाडु, केरल वगैरह है, इनको सहमति में नहीं लिया और हिंदी के लिए प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया, तो वही क्या करेंगे, चलो ये तो आप फिर से हिंदी साम्राज्यवाद आ गया, हम इसका विरोध करते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में हिंदी का विरोध करेंगे। तो इस प्रकार हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होगा। भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार करना। ये भाषाई आदान प्रदान यानी एक भाषा दूसरी भाषा लोगों को समझे, यानी हम किसी अन्य की भाषा को समझे और अन्य हमारी भाषाओं को समझे। इसके लिए हम क्या करें, जो अलग अलग भाषाओं के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें, विस्तार करें। दूरदर्शन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, उनके माध्यम से, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यवहारिक बनाना, कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ के जो पर्यटन के जो स्थल है, पर्यटक स्थल है, उनको विकसित करके वहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो बाकी हिंदी क्षेत्र के लोग वहाँ पर्यटन के लिए घूमने आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर भाषा का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहाँ के लोग ये समझेंगे कि वास्तव में हिंदी हमारी आवश्यकता है, इसलिए वो हिंदी सीखने पर बल देंगे। इस प्रकार हिंदी है वो व्यवहारिक भाषा बन जाएगी। त्रिभाषा फॉर्मूला है सुचारू रूप से लागू करना, कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला बनाया गया था उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए कि प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ी जाए, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी और तृतीय भाषा के रूप में उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा। अगर इसको सुचारू रूप से लागू किया जाए तो हिंदी संपूर्ण भारत में ये सीखी जा सकती है, बोली जा सकती है। प्रादेशिक भाषाओं का विस्तार करना, यानी जो प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका विस्तार करना, उनको बढ़ावा देना भी भाषावाद की समस्या का समाधान है। अगर हम प्रादेशिक भाषाओं को उनके महत्व को स्वीकारेंगे, उनको अगर बढ़ावा देंगे, उनके विकास में सहायता करेंगे, अनुवाद का क्षेत्र बढ़ाएंगे, तो है वो भी समझेंगे कि हाँ देश की सरकार है और देश के जो लोग हैं वो हमारी भाषा के विकास के लिए प्रयत्नशील है, तो क्यों नहीं हम राजभाषा हिंदी को भी पढ़ें। राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त करना, कि जो लोग भाषा के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करते हैं, ऐसे लोगों को समझाकर उनकी जो राजनीतिक संकीर्णता है, स्वार्थ पूर्ति के जो उद्देश्य हैं उनको समाप्त किया जाए। अंग्रेजी भाषा का सीमित प्रयोग हो और हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो, इसके लिए हम क्या करें, अंग्रेजी का भाषा प्रयोग है वो कम से कम हो। क्योंकि हम आज देखते हैं सरकार द्वारा जितने भी आदेश जारी किए जाते हैं, सर्कुलर जारी किए जाते हैं, वो हिंदी अंग्रेजी में ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि न्यायालय कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश ही है। सरकार के महत्वपूर्ण आदेश होते हैं
वो भी इंग्लिश में ही होते हैं। तो जब हम अंग्रेजी का प्रयोग अधिकाधिक कर रहे हैं, क्योंकि 1963 का भाषा अधिनियम और 1967 का भाषा संशोधन अधिनियम, तो उनके द्वारा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित कर दिया गया। अंग्रेजी है, काम लेते रहो, कोई रोका टोकी नहीं है। तो हम अगर अंग्रेजी को ज़्यादा वर्चस्व देंगे, जाहिर सी बात है हिंदी का उपयोग कम से कम होगा और इस प्रकार हिंदी का प्रयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए अंग्रेजी का वर्चस्व कम किया जाए। भाषा लोगों को जोड़ती हैं, ये भाव जगाना, लोगों के मन में ये भाव जगाया जाए कि भाषा है लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। तो इससे अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है जो दक्षिण के राज्य हैं या पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो हमारी बात निश्चिंत रूप से सुनेंगे, हिंदी को है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भाषावाद के समाधान के उपाय हो गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।